कि आप मंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य बोलने पे अगर मुकदमा होता है तो 100 मुकदमे करो ओटाराम जी। दो जातियों को लड़ाने का ओटाराम जी ने काम किया। तो नव परगना रबारी समाज के द्वारा क्यों एफआईआर करवाते हो? पहले वो गोलियों से डराते थे, अब ये मुकदमे से डराते हैं। मुकदमे मर्दों पे होते हैं, मुकदमे से हम नहीं डरते। विधायक का काम भी वह जिम्मेदारी रूप से नहीं कर रहे, हटा देना चाहिए। ये बीजेपी के लिए भी अच्छा है। ओटाराम जी कह रहे हैं कि किसी का कोई एसडीएम का लेटर नहीं आया, ना एडीएम का है, ना कलेक्टर का है, ना कोई अधिकारी आके नहीं बोला, तो आप खुद क्यों नहीं जा रहे? क्या आपको टिकट लड़ना होता है तो क्या कोर्ट में जाके वोट मांगते हो क्या? जब वो परमिशन मांगते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, और जब वो पद यात्रा करते हैं तो धारा 163 बीएनएस लगा देते हैं। ग्रीन सिग्नल आपकी सरकार में दिया, आप विधायक थे, वहां समाराम जी ये थे, सांसद हमारे, ट्रिपल इंजन सरकार, सिरोही में सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और आप स्वीकृति देते हो, फिर आप आरोप ढोलते हो दूसरे पे। जीरो परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ओटाराम देवसी। नहीं, जनता को ये जूती समझते हैं। सांसद लुम्बाराम चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? लुम्बाराम जी के समय में ओटाराम जी ने सहयोग नहीं किया, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ। तमाम बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष की जो टीम है, कोई लुम्बाराम जी के साथ खड़ी नहीं थी। सिरोही जिले में वर्तमान में जबरदस्त तरीके से सियासत में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ है ओटाराम देवासी और दूसरी तरफ है तेजराज सोलंकी, जिसको लेकर के चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसके साथ ही 3 मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक मुद्दा है कमलेश मेटा का, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। जो चीजें अब तक आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी, वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही राम जरोखा का मुद्दा, जिसको लेकर के सिरोही विधायक और भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जो सवालों से घिरते जा रहे हैं, इस मुद्दे पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही 2 समाजों को लेकर जो चर्चा हो रही है कि एक तरफ देवासी समाज और एक तरफ माली समाज को लेकर, यह जो 2 लोगों के बीच का मुद्दा था वो समाजों तक कैसे पहुंचा, और निंदा प्रस्ताव तेजराज सोलंकी के खिलाफ कुछ लोगों ने लाया, उसको लेकर के माली समाज अब सड़कों पर उतर चुका है और एक नया जो है वो मोड़ आ चुका है इस पूरे मामले में। हमारे साथ मौजूद है तेजराज सोलंकी, जिनको आप जानते होंगे लगातार राम जरोखे के मुद्दे को लेकर मुखर हैं, और इसके साथ ही अब कमलेश मेटा कास्ट वाले मुद्दे पर भी मुखर होकर बोल रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजराज सोलंकी के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी, तो आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई, राम जरोखे वाला मुद्दा उठाया, और आप बीजेपी में हैं, पदमुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, 2 समाजों का मामला सामने आ रहा है, राम जरोखा वाला मुद्दा आपने उठाया, उसके बाद में आप पर आरोप लगे कि आप मंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 समाजों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के आप पर एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद निंदा प्रस्ताव भी लाया जाता है आपके खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा। अब माली समाज सड़कों पर उतरकर आपके समर्थन में है और इस मुद्दे को एक नए मोड़ पर ले जा चुके हैं आप। तो किस तरीके से देखते हैं आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर को लेकर के, निंदा प्रस्ताव को लेकर, ये जो मुद्दा है जिस तरीके से लगातार उठ रहा है सिरोही में, उसको देखिए। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, इसके पहले मैंने ये भी बात रखी थी कि ये जो राम जरोखा का मामला है, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ पर 8 पट्टे अवैध तरीके से बेचने का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में मुझे तो आवाज़ उठाने के बहुत लेट, मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मंत्री और विधायक ओटाराम देवसी अगर आवाज़ उठा देते पहले ही, तो मामला वहीं सॉल्व हो जाता। अगर ओटाराम जी इस पर इंटरफियर करके कलेक्टर को या जितने भी जो तमाम अधिकारी है उनको मिलकर इस पर अगर जांच बैठा देते, तो जो लोग इसके पीछे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या जो लोग इन्होंने इसकी मंदिर की ज़मीन के लिए खरीद फिरीद के जो काम किया है, वो लोग एक्सपोज हो जाते, वो लोग आज जेल में होते या उनके ऊपर एफआईआर होता। वो तो उन्होंने किया नहीं। पिछले 3-4 महीने में उन्होंने कहीं भी स्टेटमेंट दिया नहीं। आखिरी में आके अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया, वो भी आधा अधूरा। राम जरोखा का पूरा मामले में उन्होंने डिटेल बात रखी नहीं कभी। तो इस पर जब उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो मैंने आवाज उठाई, क्योंकि हमारी आस्था का बात है। जब हम यहाँ सिरोही में बैठे बैठे अयोध्या राम मंदिर पर भी हम समर्थन करते हैं, मंदिर वहाँ की जमीन की लड़ाई के लिए हम भी संघर्ष करते हैं। यहाँ से भी हम अयोध्या का मंदिर बना तो कई सारी चीजें अयोध्या में गई थी, क्योंकि हमें प्रभु श्री राम के प्रति हमारे आराध्य है। जब ये पूरा मामला हुआ, हमारे इस सिरोही में मंदिर की जमीन के लिए क्यों नहीं लड़े? जब अयोध्या के लिए हम लड़ रहे हैं तो सिरोही के लिए, मंदिर के लिए क्यों नहीं लड़े? मंदिर हमारे लिए सारे आराध्य, छोटे मंदिरों बड़े मंदिरों, वो हमारे राम लल्ला की जन्म स्थान है। तो हम यहाँ पर भी जब मंदिर की जमीन के साथ जो खरीद फिरीद हुआ, उस पर मैंने जब आवाज उठाई तो मैंने क्या कहा, जो लोग पीछे इस साजिश पे वो लोग तो कहीं एक्सपोज हुए नहीं। मैंने आवाज उठाई तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। दबाने में कई सारे
फ़ोन करके आप बात मत करिए। एक बार मिले, उन्होंने कहा आप इस मौके इस पे इन्वॉल्व मत होइए क्योंकि ये हमारा लेना देना नहीं है, आप टिप्पणी मत करिए। फिर भी मैंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा, मिसयूज ऑफ पावर के तहत इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, मेरे को अरेस्ट करने की कोशिश की और मुझे कई इतना प्रेशर कर दिया ताकि मैं इनके सामने सरेंडर हो जाऊं। अब जब हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सब तो देखना पड़ेगा। और मैं पहले भी कहता हूं, मर्दों पे मुकदमा होता है तो मर्द तो मुकदमा लड़ेगा। दूसरा, सत्य सत्य बोलने पे अगर मुकदमा होता है तो 100 मुकदमे करो ओटाराम जी, मेरे को किसी भी बात का इसको लेके डर नहीं है। और सिरोही की आवाज बन के तो इन्होंने एफआईआर दर्ज की। अब आपने कहा कि दो जातियों को लड़ाने का है, दो जातियों को लड़ाने का बात ही नहीं है। मैं, ओटाराम देवसी और राम झरोका, इसके अलावा चौथा कोई है भी नहीं। तो किस बात के लिए कह रहे हैं कि दो जातियों को लड़ाने का? दो जातियों को लड़ाने का ओटाराम जी ने काम किया। अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे, एफआईआर में क्या लिखा है? मेरा नाम लिखा है तेजराज सोलंकी और मेरे पिताजी का नाम पीछे और मेरे घर का एड्रेस। नीचे क्या लिखा है? एक व्यक्ति का नाम, जो देवासी समाज से एक व्यक्ति का नाम, और फिर लिखा है नव प्रगना रबारी समाज। तो नव प्रगना रबारी समाज के द्वारा क्यों एफआईआर करवाते हो? दो जातियों को लड़ाने का आप काम कर रहे हो ना, ये मैंने किया। फिर कुछ लोग इकट्ठे होके मेरे खिलाफ नारेबाजी भी की कि देवसी समाज इसका, एक देवसी समाज की बात ही नहीं है। मैं माली समाज से आता हूं तो मैंने कहीं पर भी माली समाज की बात की नहीं, ना मैंने देवसी समाज की बात की। मेरे तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ओटाराम जी को कह रहा हूँ, वो विधायक है, वो लीडर है। अगर वो यहाँ के नहीं होते, लीडर वगैरह नहीं होते तो कौन पूछता उनको? कोई ना पूछे। तो जब ये लीडर है तो हम पूछेंगे, और जब हम पूछे तो एफआईआर कर दिया। अब आप बताइए, लोकतंत्र में आवाज उठाना सही के लिए अगर वो एफआईआर के तौर पे आपको तोहफा मिलेगा तो ऐसे लोगों को नहीं दबा सकते। ये कोई अंग्रेजों का जमाना नहीं है कि वहां पहले वो गोलियों से डराते थे, अब ये मुकदमे से डराते हैं। एफआईआर से पहले ओटाराम देवासी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, बात की? मैं कहीं इनके बार एक दो बार मिला था और इनके लोगों ने कई बार मुझे फोन किया कि हमारा मामला नहीं है, आप इस पर मत पड़िए और न इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। मैंने कहा अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप चुप क्यों? देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल। अगर मैं कोई मेरा किसी चीज पे इन्वॉल्वमेंट नहीं तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये मेरा नहीं है, मैं बयान दूंगा, मैं इसको करूंगा। आप कहते हो मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप चुप हो। दूसरी तरफ जो बात रख रहा है उसके ऊपर फिर केस क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप छोड़ दीजिए। तो फिर आपने ये काम क्यों किया? और रही बात, आपने कहा कि दो जातियों को तो मैंने लड़ाने का काम नहीं किया, दो जातियों को लड़ाना है ओटाराम जी का। और आपने कहा कि निंदा प्रस्ताव वगैरह लाया। देखिए ऐसा है, निंदा प्रस्ताव की जब आपने कहा कि माली समाज पूर्ण रूप से मेरे साथ है और मैं माली समाज का एक अधीन हूं। मैं माली समाज के पीछे हूं। माली समाज आज बढ़ चढ़कर जगह जगह से विरोध किया ओटाराम जी का, वो व्यक्तिगत ओटाराम जी का विरोध किया, वो कोई रबारी समाज या बीजेपी को लेके नहीं किया। वो आप देखोगे उन्होंने स्पष्ट रूप से ओटाराम देवसी ने जो गलत तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा को देखते हुए, मिसयूज ऑफ पावर को देखते हुए मेरे खिलाफ एफआईआर की, उसका विरोध किया। अब रही बात, आपने कहा निंदा प्रस्ताव। अब वो निंदा प्रस्ताव ऐसा है, एक वेलफेयर सोसाइटी जो एसोसिएशन है माली समाज का, तो उसमें कुछ लोग हैं जिसमें तीन लोगों का जो बात आई कि उन्होंने मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। देखिए समाज का बात है, हमारे भाई लोग ही है, ये चीज मैं पब्लिकली इस डोमेन पे इस पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि क्या है, ये हमारा जाजम पे बैठ के हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उनकी भी प्रेशर है, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर भी दबाव है क्योंकि ओटाराम जी का इन पे प्रेशर था कि आप निंदा प्रस्ताव लाओ, नहीं तो आगे चुनाव में दिक्कतें हो सकती है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ, उन्होंने भी कहा कि हमारे ऊपर इस तरीके से दबाव है, इसके लिए हमने लाया। तो वो माली समाज का निंदा प्रस्ताव नहीं है, वो तीन लोगों का निंदा प्रस्ताव मंत्री अलग तरीके से भी समाज के कुछ लोगों पर दबाव डाल के भी आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, आप एफआईआर में नव परगना रबारी समाज को बीच में लाया, रबारी समाज का कोई इसमें लेना देना नहीं था। फिर आपने समाज के दो तीन लोगों को प्रेशर करके निंदा प्रस्ताव का जब बात आया तो वो भी एक क्या हो गया। तो ये तो आप दो जातियों को लड़ाने का आप बताओ कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या वो कर रहे? लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो भी हमारे समाज के भाई है, हम वो जाजम पे बैठ के, ये सामाजिक बात है हमारे माली समाज की, हम जाजम पे बैठ के करेंगे।
मेरे भाई है, उसको लेके मेरे को कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल। अब एक मीटिंग भी होने वाली है 3 तारीख को माली समाज की, उसको लेकर भी आप लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, समाज के लोग भी आपके साथ हो रहे हैं। तो मीटिंग को लेकर क्या कुछ रहने वाला है? इसमें कोई प्रस्ताव लिया जाएगा? क्या कुछ होगा इस मुद्दे को लेकर के? देखिए ऐसा है, जब भी गलत होता है किसी भी समाज के साथ या समाज के किसी बेटे के साथ, तो समाज नाराज होता है, समाज में मैसेज गलत जाता है। माली समाज इतना बड़ा विशाल समाज है, इतना बड़ा विशाल समाज है, हमारे इस विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या में है माली समाज। तब इतना बड़ा समाज है, ओटाराम जी ने तो सोचा नहीं, जल्दबाजी में आके इन्होंने एफआईआर वगैरह कर दी, और गलत वाली एफआईआर। अगर मैं कहीं चोरी की हो, मैंने कोई लूटपाट की हो, मैंने कोई ऐसे काम किए हो जो कानून के खिलाफ है, तो कानून के इसमें नहीं आते हैं, तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, मुकदमे मर्दों पे होते हैं और होना भी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। मुकदमे से हम नहीं डरते, मुकदमे से हम नहीं चुकते, सत्य के लिए तो हम लड़ेंगे, और सत्य के लिए मुकदमा होता है। ओटाराम जी 100 मुकदमे करो, न ये तेजराज सोलंकी डरेगा, और माली समाज इनको कैसे जवाब देना, तो वो तो आप आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन माली समाज का ये 3 तारीख की बैठक का ऐसा है, समाज में एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज गया ओटाराम जी के विरुद्ध, कि यार ओटाराम जी को इतना सहयोग किया माली समाज ने, इतना बड़ा वोटर है बीजेपी का, आपने 2 मिनट सोचा नहीं, आपके पर्सनल स्वार्थ को लेते हुए आपने मेरे खिलाफ एफआईआर की, ये गलत वाली एफआईआर की। इसकी पूरी माली समाज घोर निंदा भी कर रहा है। तो एक समाज में बैठक रख रही है जिसमें विचार विमर्श करेंगे, और ओटाराम जी के प्रति जो नाराजगी है वो व्यक्त करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा में मेघवाल समाज के बाद में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो माली समाज की है। तो अब जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि अब माली समाज बड़ा वोट बैंक है, तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है पूरा वोट बैंक। तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, बीजेपी का नुकसान हो सकता है एक मंत्री की वजह से जो मुद्दे को लेकर के उठ रहा है। देखिए, गलती की है तो गलती का परिणाम मिलेगा। एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अब आप मुझे बताइए, उन्होंने गलत एफआईआर किया, अब गलत एफआईआर करके इतना बड़ा बवंडर मच गया पूरे जिले में, माली समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब ओटाराम जी माली के किसी बेटे को गलत तरीके से अपराधी बनाएगा, तो क्या माली समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। माली समाज बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का कट्टर फैन, मैं हिंदू सम्राट योगी जी का कट्टर फैन, तो हम लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। लेकिन ओटाराम जी ने जो किया जिले स्तर पे यहाँ पर है, ओटाराम जी को ना से केवल माली समाज, इस बार आप देखना, जो आपने चुनाव की बात की, तमाम 36 कौम ओटाराम जी की कार्यकाल से ना खुश है, नाराज है, और वो झूठी बात करते हैं, 1500 करोड़ दिए, ये दिए। आप पंचायत जाओ, गांव जाओ, लोगों को पूछो, आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगा। माली समाज तो नाराज है, 36 कौम भी ओटाराम जी के नाराजगी व्यक्त करेगा। एक सवाल ये भी आता है कि पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद बीजेपी से जुड़े, बीजेपी से जुड़ने के कुछ समय बाद में अचानक से ओटाराम देवासी के खिलाफ आप मोर्चा खोल देते हैं। आपने इस टॉपिक को लेकर एक हैशटैग भी चलाया था, बाप बेटा पट्टा चोर। तो क्या ये कहीं से ये नहीं है, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तेजराज सोलंकी अगली बार विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं या ओटाराम देवासी के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैंने न तो ये बात सत्य है कि 2018 में मैंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ने की स्थिति अलग थी, वो चुनाव लड़ने का मैसेज बहुत अलग था कि युवा नेतृत्व करने का ये था, और एक इवेंट को लेके था, जिस इवेंट में ओटाराम जी को आना था एक साइकिल प्रोग्राम के वितरण में। वो 3-4 घंटे बाद भी ना आ पाए, और साइकिल वितरण के प्रोग्राम में ये फेल कराने की कोशिश की। ये मेरा सामाजिक था, वो नहीं कर पाए, वो नाराजगी थी, और कई सारे विषयों को लेके ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं वो चुनाव लड़ूंगा। मैंने चुनाव लड़ा एक एक से। लेकिन उसके बाद जब मैंने ओटाराम जी से, जब भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी भी कहा, नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए, हिंदुत्व को देखते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन करके मैंने ऐसा 5-6 साल में कोई ये नहीं बोलेगा कि तेजराज सोलंकी ने मेहनत नहीं की। तो आपको पार्टी में कौन लेके आया था, भोपा जी या कोई और? उस समय के हमारे जिला अध्यक्ष थे नारायण पुरोहित जी, और प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया जी। तो उन्होंने कहा, आप अच्छी बात रखते हो, बेबाकी से बात रखते हो, ऊर्जावान हो, मेहनत हो करते हो, और एक सिरोई के एक यंग
चाहे आपकी पूरी टीम में इसमें आते हो, तो वाई नॉट यू ज्वाइन बीजेपी। उसको देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की, बहुत सारी उमंग आशा से ज्वाइन की। 6 साल से मैंने काम किया। प्रवासी प्रकोष्ठ का जो पद था मेरा, जिस पे मैंने 3-3 अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम किया, कई चुनाव लड़े, देश भर में दौरा किया, ओटाराम जी के लिए खूब मेहनत की। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा एक सबसे बड़ी दीवार है, इट्स अ पावरफुल पॉलिटिशियन। उनके सामने लड़ना कोई आसान बात नहीं है। उनके सामने भी हमने मजबूती से लड़कर जितवाए। अब इतना कुछ करते हैं और फिर भी आके आप सिरोही का भला नहीं करें, हमारे लोगों को नकारते हो, हमारे लोगों का काम नहीं करते हो, हर तरीके से दिन दहाड़े इतनी चोरियां हो रही है। आप देखिए, परसों अभी मांडवा में चोरी हुई, किसी के 2 तोला सोना चोरी हो गया, किसी के चांदी चोरी हो गई। एक एक झटके में 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपए की चोरियां हो रही है। इतनी चोरियां, लोगों का भी डर हो गया कि घर पे बैठे रहो, नहीं तो कोई आके चोरी करके चले जाएगा। बुजुर्गों को डर है कि कोई चोर आएगा, चोरी करने पे तो कोई हाथापाई होगी तो उनको जान माल का नुकसान है। आज डर क्यों है सिरोही में? देवनगरी सिरोही में किस बात का डर? ये क्या बांग्लादेश है? आप बताइए। देवनगरी सिरोही में शांति का, ये बहुत ही शांत वाला जिला है। यहाँ पर इतनी चोरियां हो रही है, ओटाराम जी कुछ नहीं कर रहे, हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं कर रहे, सड़क के गड्ढे एक दिन पहले भर रहे हैं, हाँ, और फिर झूठ पे झूठ बोल रहे हो, झूठी सानेश्वर महादेव जी की कसम खाते हैं। अब कितना आप बताइए, हमारे आराध्य है, झूठी कसम खाते, या आप बोलिए मैंने काम नहीं किया, काम किया तो बताइए। आप झूठी शानेश्वर महादेव जी की कसम खाते, ये कब तक ये झूठ चलेगा? ये आज झूठ अभी खुल रहा है। तो मेरा ये मानना है, सिरोही जिले के जनता को जो वादे किए थे वो आज नहीं कर रहे हैं और उनके विरुद्ध जाके काम हो रहा है। इसके लिए मैं ये समझता हूं कि इस पे लड़ना जरूरी था। आस्था की बात आपने कहा, 2000 के आने वाले विधानसभा चुनाव, देखिए अभी के तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अभी ये पूरे मामले के बाद मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, और भी हमारे कई तमाम पार्टी के लीडर से मिलूंगा, विचार विमर्श करूंगा। अभी तो कई सारे विषय पे बात रखनी है और सच की बात रखनी है। इन्होंने आधी अधूरी रिपोर्ट ऊपर पेश की, तो कहते हैं ना कि हाफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस, तो इन्होंने हाफ इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो मुझे अभी बात रखना है सही पक्ष में। वर्तमान की स्थिति में मेरे लिए मुद्दा राम झरोका रहेगा, कमलेश मेहता रहेगा, आदर्श सोसाइटी रहेगा, ये चोरियां हो रही है, ये हॉस्पिटल का, ये सारे मुद्दे रहेंगे। मैं, आप भी आई हैं, मैं भी आई हूँ, समय कहाँ चेंज होता है उस हिसाब से डिसाइड होगा। पार्टी के नेताओं से आपको फोन भी आया होगा, राज्य के नेतृत्व से भी, और यहाँ के जो दूसरी पार्टी के नेता है, चाहे सांसद हो या जिला अध्यक्ष हो, उन लोगों ने भी आपको कुछ बोला होगा कि इस मुद्दे को मत उठाओ, पार्टी की बदनामी हो रही है, पार्टी का नाम खराब हो रहा है। देखिए इसमें ऐसा है, मुझे बिल्कुल फ़ोन आया था, मैं लेकिन किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बहुत एक स्पष्ट रूप से कहा, आपने मुद्दा सही उठा रहे हो, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा पार्टी का नुकसान करने वाले विधायक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये काम कर ले, विधायक आप है, मंत्री आप है, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, मेरे पास तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मैं तो एक अभी आम इंसान हूँ और एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आप जैसे नॉर्मल सिविलियन, मैं भी वैसे नॉर्मल हूँ, तो मैं आवाज उठा रहा हूँ। पावर आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, आप कुछ नहीं कर रहे तो मैं उठा रहा हूँ। तो कई सारे पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि आप इसको थोड़ा शांति, मैंने कहा नहीं, बात अगर धर्म की आती है, आस्था की आएगी तो मैं रखूंगा, बिल्कुल हार्ड लाइन पे मैं रखूंगा, इस पे आप इन्वॉल्व मत होइए, या फिर आप इन्वॉल्व होके इसको ठीक करिए। ओटाराम देवासी वसुंधरा सरकार में पशुपालन मंत्री भी रहे थे और वर्तमान में भी राज्य मंत्री हैं। तो 2 बार मंत्री रहने के बाद आपका एक बयान भी सामने आया था कि अब ओटाराम देवासी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए हैं, एनपीए हो गए थे, तो उनको बाहर कर देना चाहिए। तो क्या सच में लगता है कि अब कुछ भी काम नहीं हो रहा है? विधायक का काम भी वह जिम्मेदारी रूप से नहीं कर रहे। जो आदमी अपना एमएलए का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकता है, जनता की जन सुनवाई नहीं कर सकता है, गांव गांव नहीं जाता है, माला साफा की बात है, वाह वाह की बात है तो वहां तो जाते हैं, काम की बात आती है तो करते नहीं। अब विधायक का आदमी काम नहीं कर पाएगा तो उसे मंत्री किस बात का? तो मेरा ये मानना है कि मंत्रिमंडल में पावरफुल लोग जो मजबूती से काम करे और कुछ परिवर्तन डिफरेंस करके दिखाए, वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब ये परफॉर्म नहीं कर रहे, हटा देना चाहिए। ये बीजेपी के लिए भी अच्छा है, बिल्कुल हटना चाहिए। मेरा तो मानना है कि हटनी चाहिए, जनता का भी है मांग। तो इसके बीच सवाल ये भी आता है कि आपको पार्टी ने पद मुक्त कर दिया, तो क्या आप भी काम नहीं कर रहे थे इसलिए पार्टी ने पद मुक्त कर देखो दिया? मैंने ये भी कहा था, मैं पार्टी से जो पद मुक्त, तो इन्होंने ये एफआईआर वगैरह मामले में, राम झरोका के मामले में मैंने बात किया, उसको लेके किया। अगर मैं नॉन परफॉर्मिंग होता तो 3 स्टेट प्रेसिडेंट के अंदर काम नहीं करता। एक स्टेट प्रेसिडेंट से दूसरा स्टेट प्रेसिडेंट जब बन के आते हैं तो कार्यकारिणी चेंज होती है,
दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाता है। मैं कंटिन्यूस तीनों स्टेट प्रेसिडेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ इसीलिए तो वो चाहते हैं कि ये हमारे टीम में रहे, काम करे, ये बीजेपी के लिए काम करे। तो मैं कंटिन्यूसली काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम परफॉर्मिंग। और जब मुझे पदमुक्त तो किया है तो मेरे परफॉर्मेंस को लेकर पदमुक्त नहीं किया, इन्होंने पदमुक्त केवल इसके लिए किया है, राम झरोका पे मैंने सत्य की आवाज रखी, तो ये जिला स्तर के नेताओं ने मिलकर ये काम किया। बिल्कुल। तो अब एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, राम झरोखा के बाद में एक और आता है कमलेश मेटाकास्ट वाला। इसमें मंत्री पर सवाल खड़े हुए। जब मैं वहां पर गया था तो लोगों ने बोला कि सीएम से मिलवाया तो गया था हमको, लेकिन जब सीएम साहब आए तो बस इतना सा बोला कि आपकी जमीन जो बिला नामे है वो जमीन तो जाएगी, लेकिन आपकी जमीन नहीं जाएगी, आप चाहो तो कोर्ट जा सकते हो। अब मैंने उनको पूछा कि जो यहाँ से मंत्री हैं ओटाराम देवासी, उन्होंने लेटर भी लिखा था, तो वो बोले कि ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जब इतने लोगों को नोटिस जारी किया गया यहाँ से पाबंद करने के लिए, तो कोई मंत्री कोई पूछने के लिए नहीं गया, कोई नेता नहीं गया वहां पर। देखिए ऐसा है, कमलेश मेटाकास्ट के मामले में सबसे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैंने उनसे मिलाया, ओटाराम जी कह रहे हैं मैंने उनसे मिलाया, मैंने उनसे मिलाया, मिलाने के लिए तो क्या कोई रिश्तेदारी करवाने के लिए जा रहे हो क्या? आप मुझे बताइए, मिलवाने से क्या होता है? मिलवाने से नहीं है, काम होना चाहिए। अब आप मंत्री हो, अब उसमें भी देवासी समाज के ज्यादातर लोग हैं जिनकी जमीन जा रही है, देखिए वो लोग भी परेशान है। उन्होंने बोला कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ ही ऐसे हो रहा है। देखिए 4 पंचायत 12 गांव, आबू पिंडवाड़ा विधानसभा, वहां के विधायक हमारे समाराम जी, सिरोही के विधायक भी है, राज्य मंत्री भी है, ठीक है। अब पूरे कमलेश मेटाकास्ट में एक माइनिंग सीमेंट कंपनी यहाँ आ रही है, ठीक है, करीबन 1500 से 1700 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान रिसर्जेंट या राइसिंग राजस्थान में उन्होंने ये बात भी बताई थी। अब कमलेश मेटाकास्ट का ये पूरा मामला है, ओटाराम जी कह रहे हैं कि किसी की जमीन नहीं जा रही, किसी का कोई एसडीएम का लेटर नहीं आया, ना एडीएम का है, ना कलेक्टर का है, ना कोई अधिकारी आके नहीं बोला, चाहे वो कह रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं जा रहे? आप क्या इस 4 पंचायत 12 गांव का दौरा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप उनको बुलाते हो जयपुर, जयपुर में बुला के उनका आप अपमान करके वापस भेज दिया। क्या आप कोर्ट जाओ तो जनता आपको क्यों देख रही है? क्या आपको टिकट लड़ना होता है तो क्या कोर्ट में जाके वोट मांगते हो क्या? तो आप जनता के बीच में जाके वोट मांगते हो, तो उनको कहते हो कोर्ट में जाए, तो कोर्ट में क्यों जाए? आप सरकार में हो, आपसे उम्मीद है, आप कमलेश मेटा के प्रोजेक्ट को बोलिए कि हम यहाँ आने नहीं देंगे, और जनता को कहते हैं कोर्ट, कोर्ट जाना है तो कभी भी जा सकते हैं, वो जाएंगे भी अगर कोई सहयोग नहीं मिलेगा। देखिए ये नहीं कह सकते, अगर जनप्रतिनिधि कहता है कि आप कोर्ट जाइए, दुख की बात है, नहीं होना चाहिए, और जन सुनवाई कर नहीं रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक लेटर लिखा खानापुर कि देखो मैं आपके साथ हूँ, लेटर लिखा उन्होंने। हाँ, लेटर का चर्चा हुई थी कि लेटर लिखा। क्या उन्होंने दो चीज का खंडन किया कि एडीएम ने एसडीओ को लेटर लिखा कि कमलेश मेटाकास्ट को और 800 हेक्टेयर की जमीन देने की बात रखी, क्या उसका खंडन किया कि नहीं किया? पहला चीज। दूसरा, क्या एक विधायक पंचायत जाके एनओसी वो लेगा क्या? क्यों भाग रहा है विधायक एनओसी के लिए? दूसरा। तीसरा, जन सुनवाई के बाद जब जनता ने बोल दिया कि हमें ये कंपनी नहीं चाहिए, अरे हमारे आप नहीं चाहिए, आप चले जाइए। बुजुर्ग लोग आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में, जब लोगों ने क्या हमको नहीं चाहिए, तो फिर भी आप कलेक्टर ने कमलेश मेटा के पक्ष में रिपोर्ट क्यों दिया? आप बताइए, उसका खंडन क्यों नहीं करते? तो देखिए पूरे मामले में ऐसा है, भले ओटाराम जी जैसे आपने कहा कि पशुपालकों की जमीन है, अधिकांश जमीन किसकी है? देवसी समाज से आती है। देवसी समाज 20-25 साल से ओटाराम जी के साथ खड़ा था, मजबूती से खड़ा था। इनके 2 बार ये मंत्री बने, 3 बार विधायक बने, देवसी समाज से पक्ष में खड़ा था। जब भी टिकट की बारी आती है तो प्रदेश में देवसी समाज ये कहता है कि देवसी समाज मेरे साथ खड़ा है, मेरा मजबूती से, मुझे टिकट दो, मुझे जीतना है। पहली बात। आप केंद्र में भी जाके टिकट की बात जब मांग रखते हो, जब ये सारी चीजें होती है, अब जब कमलेश मेटाकास्ट किया है, आपके जैसे समाज के कई सारे लोगों की जमीन जा रही है, किसी लोगों को, डीएनटी समाज के लोगों को तो जेल में भी डाल दिया गया। अब आप बताइए, अब आप क्यों नहीं केंद्र में भी जाके टॉप लेवल लीडर्स से जाके मिले कि नहीं हमारे समाज के लोगों की जमीन जा रही है? अब तो आपको जब अग्नि परीक्षा आई आपकी, तो आपने उनका साथ छोड़ दिया। तो आप मुझे बताइए, जो समाज आपको 20-25 साल से सहयोग किया, आज उनको आपने छोड़ दिया, तो ये उनके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये तमाम सिरोही की जनता के साथ धोखा करते, ये हमेशा अपने काम के अलावा जनता की नहीं सोचते। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, सिर्फ मंत्री तक मामला नहीं है, इसमें ना तो कभी सांसद दिखा, ना बीजेपी का जो वहाँ से समाराम ग्रासिया विधायक है वो दिखे उनके साथ में, बीजेपी का एक सिंगल नेता उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा। क्या वजह हो सकती है? तो आप मुझे बताइए, आपने कहा बीजेपी के कोई भी लीडर उनके साथ खड़े नजर नहीं आए, बीजेपी का कार्यकर्ता होकर मैं उनके साथ खड़ा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने कहा कोई भी लीडर खड़े नहीं आए, और फिर लेटर लिखते हैं।
एक छोटी सी बात है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, क्या उनका राइट्स है कि नहीं है? बिल्कुल राइट सर। आवाज उठाना राइट्स है कि नहीं है अपनी जमीन की लड़ाई के लिए? जब इतना कुछ है, जब वो परमिशन मांगते हैं परमिशन नहीं देते हैं, और जब वो पद यात्रा करते हैं तो धारा 163 बीएनएस लगा देते हैं कि 3 से 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए, वायलेशन ऑफ लॉ होगा, धारा 144 लगा देते हैं। तो ये सब चीज क्या कहना कहते हैं? कुल मिला के ये पूरी जनता के खिलाफ खड़े हैं। ये तमाम लॉबी सारे शांत बैठे हैं, कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि जब बात वोट की या मैं बोलूंगा नोट की आती है तो नोट आज की डेट में भारी पड़ रहा है। ये आज की हकीकत है। नहीं तो इस मामले में आप मुझे बताइए, इस मामले में जनता के साथ खड़े रहते कि नहीं रहते? रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे मामले में अभी क्या धाराएं लगी हुई है, लेकिन इन नेताओं को सोचना चाहिए, हम इनके बदौलत आए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के वोटर्स है, ये लोग हमको जिताते हैं, विधानसभा भेजते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजते हैं, तो हमको इनके पक्ष में बात रखनी चाहिए। आज इनके खिलाफ दीवार बन के खड़े हो, आपके लिए या जो भी लोग ये इसके पीछे हैं, ये एक जमीन का टुकड़ा हो सकता है, ये बिल्कुल एक सौदेबाजी हो सकती है कि ये जमीन का टुकड़ा है, लेकिन इन 4 पंचायत 12 गांव के लिए ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये इनकी माँ है, और इनकी माँ की हिफाजत, ये धरती माँ की हिफाजत इनको करना आता है, इसलिए आज ये परेशान है। ये मजदूर जरूर है लेकिन मजबूर नहीं है, ये मजबूर नहीं है, तो ये इनकी लड़ाई लड़ेंगे। जिस भी तरीके से आगे इनकी प्रक्रिया रहेगी, जो भी करेंगे मैं उनका सहयोग करूंगा। लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है? अपनी सरकार के खिलाफ मामला जा रहा है इसलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि जब नोटिस जारी किए गए तब भी एक सिंगल नेता नहीं बोला लोगों के समर्थन में कि ये नोटिस गलत जारी हुए, उनको पाबंद किया है, गलत पाबंद किया है। जब धारा लगाई गई तो कोई नहीं बोला। तो क्या अपनी सरकार के खिलाफ मामला चल रहा है इसलिए कोई नहीं बोल रहा? देखिए, इस बात में ऐसा है कि इन्होंने क्या हुआ नहीं हुआ इस कंपनी के एमओयू के साथ, वो तो वो ही बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कई सारे सवाल खड़े करते हैं। जब आप इन्हीं लोगों की वजह से जीत के आते हो, इन लोगों की जमीन है, यहाँ इनके पूछते, इनके इनके दादा परदादा, इनके पिता यहाँ हल चलाते थे, यहाँ रहते थे, इतने सालों से रहते आए। आज इनके घर अगर उजाड़े जाएंगे और फिर भी आप चुप बैठे हो, तो ये चुप बैठने के कई सारे वजह होती है। अब इस वजह को आप समझिए बेहतर, और जनता भी जानती है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। कुल मिला के कमलेश मेटा कास्ट में बीजेपी के तमाम जिले के लीडर इनके खिलाफ खड़े हैं जनता के साथ। तो जनता भी अगर इनके जमीन को छीनकर इनको घर से खदेड़ेंगे तो आने वाले समय में ये इनको खदेड़ के बेच देंगे बाहर। ये होने वाला है, नुकसान पार्टी को पूरा होगा, 100% होगा। आप अगर मेरे घर में आके चोरी करके जा रहे हो या मेरे घर से मुझे बाहर कर रहे हो और कल आके मुझे बोलते तेजराज जी चाय पियो, लापी खाओ, सुरमू खाओ, मैं चुरमू खाऊंगा क्या आपके साथ बैठ के? बिल्कुल नहीं। तो अब जिस तरीके से ये मामला है, इसमें एक बात ये भी कही जा रही है, मंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि हम तो लाए नहीं कंपनी को, कंपनी तो कांग्रेस ने परमिशन दी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपने इससे पहले भी बोला था इसको लेकर के। देखिए, मामला जरूर 2011 से है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी बीच में एक वीडियो जारी किया था, आवेदन की स्वीकृति। स्वीकृति कब दी गई? एक होता है कि आवेदन करना कि हमें ये निवेश करना है, ऐसे प्रोजेक्ट होता है, कभी भी कर सकते हैं। इन्होंने ओटाराम जी ने झूठी शानेश्वर महादेव जी की कसम खाते हुए ये कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हो। चलो, कांग्रेस के समय में आवेदन हुआ, फिर आप सरकार में आए 2014 में, तो ओटाराम जी तब क्या थे? गोपालन मंत्री, देश के पहले गोपालन मंत्री थे, ठीक है, बीजेपी की सरकार थी। तो उस समय आते ही आप वो आवेदन ही रिजेक्ट करवा देते। तो आपने आवेदन की स्वीकृति यानी प्रिलिमिनरी सर्वे की ग्रीन सिग्नल आपकी सरकार में दिया। आप विधायक थे, वहां समाराम जी ये थे, सांसद हमारे, ट्रिपल इंजन सरकार, सिरोही में सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और आप स्वीकृति देते हो, फिर आप आरोप ढोलते हो दूसरे पे। तो कुल मिला के झूठी कसम खा के लोगों को बौखलाना ये कर रहे हैं। ये ना तो किसान के साथ है, ना पशुपालकों के साथ है, ना किसी लोगों के साथ है। ये तो बस अपनी कुर्सी को लेके, अपनी मोह माया को लेके, अपने परिवार को किस तरीके से पार्टी में लाके आगे बढ़ाने का काम के अलावा जीरो परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ओटाराम देवसी। तब भी तो इनको पता होगा कि सिरोही में अब परमिशन हम दिलवा रहे हैं तो इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, लोग बेघर हो जाएंगे। इनको उस समय भी पता होगा।
किस चीज को लेके कि लोग बेघर हो जाएंगे, हम परमिशन दे रहे हैं कंपनी को, ये तो क्योंकि उस समय मंत्री थे, गोपालन मंत्री थे, तो नॉलेज में तो होगा ही। बिल्कुल नॉलेज में है, हम्म। नॉलेज में था, नॉलेज में अभी भी है। हम्म। जब जनता की परवाह ही नहीं है, जनता यहाँ नहीं, जनता को ये जूती समझते हैं, हम्म। तो वो आदमी फिर क्या सोचेगा कि पहले क्या था, अभी क्या और आगे क्या होने वाला। हम्म। तो जब आप जनता को ऐसा ट्रीटमेंट देंगे, हम्म। जनता भी आपको जवाब देगी, वो तो आने वाला समय दिखाएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, आप कितनी भी धाराएं लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऊपर वाला की जब धारा होती लगती है, ये पद परमानेंट नहीं है। भले ओटाराम जी आज विधायक है, मंत्री है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता है। परिवर्तन, आज पद है, कल कुछ भी नहीं रहेगा, सारा छीन जाएगा। ये देखिएगा, समय मैं हमेशा कहता हूँ समय बलवान है, और जनता के सेवक बन के आयो, जनता के राजा बन के नहीं आयो। तो अब कमलेश, मेटाकास्ट वाले मामले में आगे भी लड़ाई तो जारी रहने वाली है, तो आगे किस तरीके से आप जनता के साथ में खड़े रहेंगे? देखिए, अभी जब धाराएं लगी 8 फरवरी तक कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है कि ये शायद कोर्ट में जाके राहत लेंगे, क्योंकि जब इनको जिले स्तर पे इनके हाथ में पावर है, तो इनको परमिशन नहीं दी जा रही। तो जैसे इनको परमिशन मिलती है, जब ये वापस मुद्दा जमीन पे आता है, लोगों के जहन में तो है, चर्चाएं तो करते हैं, लेकिन जब इन्हें ऑफिशियली, क्योंकि देखो ये लोग बड़े ही शांत स्वभाव के लोग हैं, इनको कोई कानून हाथ में नहीं लेना है, इनको कोई वायलेंस की, ये तो चाहते हैं कि भाई हमारी जमीन की लड़ाई, जिस दिन परमिशन मिलेगी, जिस दिन ये अपनी हक की लड़ाई लड़ेगी, तेजराज सोलंकी उनके बीच में मिलेगा, यार उनके पीछे मिलेगा। मैं आगे नहीं, आगे हमारी ये जनता है, मैं उनके बीच में या पीछे खड़ा रहूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। बिल्कुल। अब एक सवाल ये भी है, आप ओटाराम देवासी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, सांसद लुम्बाराम चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सांसद लुम्बाराम चौधरी जी का जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब वो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, 40 साल से काम कर रहे हैं, मैं उनकी कार्यशैली देखता हूँ, उनके कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ये है कि सादगी वाले इंसान है, वह एक सांसद होते हुए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, उनको आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। कहीं और सांसद को आप ऐसा लगता है कि आप फोन करोगे तो उनका पीए, उसके बाद कोई और, फिर उन तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाता है। लुम्बाराम जी का एक ऐसा केस नहीं है, उनको डायरेक्ट रीच आउट किया जा सकता है और हर मुद्दे को उठा रहे। मोदी जी ने उन पर विश्वास करके मौका दिया, मेरे हिसाब से मेहनत इस जिले में कर रहे हैं। जरूर एजुकेशन, ये इस मामले में कई सारी कमी, जैसे वीडियो आते हैं कि कई फुल फॉर्म को लेके, ये लेके, मैं मानता हूं कि इनको भी थोड़ा समय निकाल के थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि देखो आज अब जनता के बड़े प्रतिनिधि हो, सांसद हो, जिले के सबसे बड़ा नेता हो, तो ये सिर्फ चीज आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, आनी चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा कि अब मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, ये पूरा मुद्दा है क्या, तो ये सब चीज होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि जनता के नेता है, गांव गांव लोग सब इनको जानते हैं, सरल स्वभाव के हैं। देखते हैं आगे, जैसे रेल की बात कर रहे हैं, हवाई अड्डे को लेके ही कर रहे हैं, पानी को लेके कुछ काम कर रहे हैं, देखते हैं अगले 3 साल में क्या होता है। बिल्कुल। एक चुनाव में ये भी चीज़ देखी, जब लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिला तो ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि बीजेपी के लोग उनके सपोर्ट में नहीं है, समर्थन में नहीं है, वो अपने दम पर या अपनी सादगी की वजह से, लोगों के सपोर्ट की वजह से जीते हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर गुटबाजी उस समय भी चल रही थी, अब भी चल रही है? देखो, गुटबाजी तो चलती रहती है, लेकिन लुम्बाराम जी के समय में जबरदस्त तरीके से गुटबाजी हुई। ओटाराम जी के चुनाव में लुम्बाराम जी ने खूब सहयोग किया, हम सब लोगों ने सहयोग किया। लुम्बाराम जी के समय में ओटाराम जी ने सहयोग नहीं किया, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ। तमाम बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष की जो टीम है, कोई लुम्बाराम जी के साथ खड़ी नहीं थी। मैंने उल्टा उनको कहा कि पूरी लिस्ट बना रहे हो, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है, आप क्यों मुझे काम करने नहीं दे रहे हो जिले में, तो आप पूरी लिस्ट उठा के देखना, कहीं पर भी, चाहे देखो एक इलेक्शन होता है तो 50 जिम्मेदारियां होती है, पूरे 50 जिम्मेदारी में कहीं भी मेरा नाम नहीं दिया। मैंने कहा आप बात रखिए, मैंने लुम्बाराम जी को भी कहा, लुम्बाराम जी ने कहा आप मेरे साथ प्रवासियों के प्रोग्राम में आइए, मैं गया भी उनके साथ, लेकिन जिले में मैंने कहा मजबूती से बात रखना है, तो जिला अध्यक्ष ने वो ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया आप बताइए? जो आदमी विधानसभा चुनाव में मजबूती से ओटाराम जी के सामने खड़ा होकर बात रखी, तो लोकसभा में उसको आगे आने क्यों नहीं दिया? तो आप बताइए, पूरी सिरोही की जिला टीम मोदी जी के विरुद्ध काम कर रही थी। ये मैं आज कह रहा हूँ, मोदी जी को इस पर संज्ञान अगर कोई रिपोर्ट पहुंचती है, सीएम साहब को भी लेना चाहिए, पीएम साहब की टीम तक भी पहुंचाना चाहिए कि उस समय की सिरोही की जिला की टीम मोदी जी के खिलाफ काम कर रही थी। तो भोपा जी को ये डर था कि कहीं लुम्बाराम जी सांसद बन गए तो हमारा थोड़ा सा प्रतिनिधित्व तो कम हो जाएगा, या उनका वोट की राजनीति कोई थी, क्या क्या मसला था? वोट की राजनीति तो नहीं थी, लेकिन मामला ये था कि लुम्बाराम जी एक
भागने वाला नेता है, वो ये बंद कमरे में बैठने वाला नहीं है। जो मैंने उनके साथ काम किया 5-6 साल देखा, वो सुबह 6 बजे उठ के फील्ड पे चले जाएंगे, फिर रात को आएंगे, तो वो हर छोटी बड़ी बात मुद्दा के लिए जनता के बीच में चले जाते हैं। ओटाराम जी का वैसा नहीं है, ओटाराम जी का है कुर्सी वगैरह शांति से बात। जैसे लोग कहते हैं कि तेजा जी क्या बीजेपी के खिलाफ हो? नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ओटाराम जी के खिलाफ हूँ, क्योंकि जिनके पक्ष में काम किया वो आज काम नहीं कर रहे, सवाल क्यों नहीं करूं मैं। और रही बात लुम्बाराम जी का, लुम्बाराम जी का प्लस फैक्टर ही है, मैं मानता हूं, मैंने जैसे भी कहा एजुकेशन वगैरह ये फैक्टर थोड़ा कमजोर है, उनको अध्ययन करना चाहिए और थोड़ा विस्तार रूप से काम करना चाहिए। लेकिन लुम्बाराम जी आ गए तो लुम्बाराम जी आज मजबूती से बात रख रहे हैं, मजबूती से सेंटर से चीजें अगर योजना ले आ जाएंगे तो ओटाराम जी कहीं ना कहीं फीके तो पड़ेंगे। तो कुल मिला के पूरा प्लान था कि लुम्बाराम जी हार जाए, लेकिन यहाँ शानेश्वर महादेव जी की कृपा रही। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का चेहरा, कमल के फूल को इसको लेके, और इनकी सादगी, ये सारी चीजें और जनता का समर्थन। जनता का जब समर्थन आ जाता है तो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो ये हुआ। बिल्कुल। तो अब जिस तरीके से लगातार ये जो मुद्दे थे, कमलेश मेटाकास्ट का मुद्दा हो चाहे राम जरोखा का मुद्दा हो, अब जिस तरीके से ये जो मुद्दा है, राम जरोखा वाले मुद्दे में तेजराज सोलंकी के खिलाफ एफआईआर होती है और आरोप लगता है कि दो समाज लड़ाने का काम कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और सभी सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब आपको तय करना है कि सिरोही में क्या आपका काम हो रहा है, क्या सिरोही से विधायक जो ओटाराम देवासी हैं वर्तमान में भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री हैं, तो क्या आपकी जो उम्मीदें थी, जो उम्मीदें लेकर के आपने वोट दिया था, क्या वो आपके काम हो रहे हैं? आप बताइएगा कि वास्तविकता क्या है। क्या आपको लगता है कि जो तेजराज सोलंकी ने आरोप लगाए हैं और जो बातें कही हैं उनमें सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो सही लगा हो और आप भी इन बातों से सहमत हैं कि ये आरोप सही है और सच में सिरोही की जनता के साथ कुठाराघात हुआ है, धोखा हुआ है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है।